बिहार में एक बार फिर सबको सरप्राइज कर दिया एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री और महागठबंधन की टोटल कोलैप्स के साथ। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज। क्या इंडिया नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया बनने की राह पर चल पड़ा? आखिर बिहार ने क्या डिसाइड किया और इस डिसीजन का नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? चलिए डिटेल में समझते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले चलिए एक बार रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में टोटल सीट्स था 243, इनमें मैजिक फिगर है 122। तो एनडीए को इस इलेक्शन में कितनी सीट्स मिली होगी? एक बार गेस करिए। 150, 160, 180? नहीं, आपका गेस गलत है। एनडीए को टोटल सीट्स मिली 202, जिसमें बीजेपी को अकेला 89 सीट्स मिली और इसी के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी बिहार में। जेडीयू को 85 सीट्स मिली, जिसको समझ रहा था लोग कमजोर 25 सीट्स से ज़्यादा सीट्स नहीं लाएगी, वो भी 85 सीट्स लाके बिहार की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन गई। चिराग पासवान के एलजेपी 19 सीट्स लाके एक इम्पोर्टेंट पावर प्लेयर बन गई बिहार में और इसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम पार्टी 4 सीट और जितेंद्र मांझी के हम पार्टी 5 सीट ले आई और टोटल एनडीए को मिली 202 सीट्स। चलिए अब महागठबंधन की मामला समझते हैं। महागठबंधन ने टोटल 35 सीट्स हासिल की, जिसमें महागठबंधन की सबसे बड़ा पार्टी आरजेडी ने, जो पिछली बार 2020 असेंबली इलेक्शन में 75 सीट्स लाके बिहार के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, इस बार उसी आरजेडी ने सिर्फ 25 सीट्स हासिल की। उधर कांग्रेस पिछली बार भी बुरा परफॉर्मेंस थी, इस बार भी बुरा परफॉर्मेंस है। इस बार 61 सीट्स पर लड़के सिर्फ 5 सीट हासिल की और कुछ अन्य अलायंस पार्टी 5 सीट हासिल की और टोटल सीट्स बना 35। और अब अदर्स दो बड़े प्लेयर, पीके की जेएसडी, इसने खाता भी नहीं खुल पाया, और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल में 5 सीट जीतकर महागठबंधन का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। रिजल्ट्स के सामने आने के बाद क्वेश्चंस उठने लगी। क्वेश्चंस इसलिए नहीं कि एनडीए ने क्यों जीता, क्वेश्चन इसलिए कि एनडीए ने इतना बड़ा जीत कैसे हासिल की और महागठबंधन इतना कमजोर क्यों दिखा। कहाँ गया तेजस्वी यादव का यूथ फैक्टर, कहाँ गया राहुल गांधी का वोट चोरी इफेक्ट। तो एनडीए की इस हिस्टोरिक विक्ट्री के पीछे फैक्टर्स क्या क्या थे? पहला फैक्टर महिला फैक्टर। हर बार की तरह इस बार भी महिला ने नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए पर वोट डाली। नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू वाले इमेज, उनसे प्रभावित होकर अभी तक बिहार के ज्यादातर महिला एनडीए को ही वोट देती है। और इस बार तो एक नया कारनामा जोड़ दिया नीतीश कुमार ने। इलेक्शन डेट घोषित करने के ठीक पहले उसी दिन एक स्कीम अनाउंस किया, 10,000 रुपया वाली, जो रोजगार दीदी नाम का योजना है। इसको तो योजना से ज़्यादा घूसखोरी लगता है, क्योंकि इलेक्शन डेट घोषित करने के दिन ही ये स्कीम जस्ट उसके पहले घोषित किया गया और अफवाह फैलाया गया कि अगर महिला ने नीतीश कुमार को ना जिताया या फिर वोट ना दिया तो उनके 10,000 रुपये फिर से वापस लिया जाएगा। और इसी डर से गांव की अनएडुकेटेड वुमेन्स नीतीश कुमार को यानी एनडीए को वोट डाल दिया। तो ये एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी नीतीश कुमार के लिए। इसके अलावा भी नीतीश कुमार के शराबबंदी के पॉलिसी, वुमेन सेफ्टी, वुमेन साइकिल एंड स्कूल ड्रेस, ये सब फैक्टर्स भी अभी तक कम कर रही है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार 2005 में गवर्नमेंट के आने के बाद 5-10 साल तो अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद ढीला पड़ गया। लेकिन फिर भी बिहार के जनता के मन में अभी तक वही 5 से 10 साल की काम याद है और उसी के नाम पर नीतीश कुमार को जो इमेज बना है, उस इमेज पर ही लोग आज भी वोट डालते जा रही है। एनडीए की जीत के पीछे दूसरे बड़ा फैक्टर कास्ट कोalition। कोई कुछ भी कहे कि बिहार में कास्ट नहीं है, अभी कास्ट के ऊपर वोट नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी इलेक्शन में बिहार की कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है और एनडीए ने इस कास्ट फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरह काम में लिया और एक रेनबो कास्ट कोalition सिस्टम बनाया, जिसमें बीजेपी की कोर अपर कास्ट वोटर्स
नीतीश कुमार के ईबीसीज एंड कुर्मी, चिराग पासवान के दलित्स एंड मांझी और कुशवाहा की अदर बैकवर्ड क्लासेस। इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा एनडीए को बिहार असेंबली 2025 का रिजल्ट्स में मिला। तीसरा बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार का इमेज, सुशासन बाबू इमेज। ऑपोजिशन यानी महागठबंधन और आदर्श पार्टी ने नीतीश कुमार के इमेज को पलटू राम देने की कोशिश की और नैरेटिव भी चलाया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के जो सुशासन बाबू वाला इमेज आज भी बिहार के सीनियर सिटीजन्स, महिला के अंदर कूट कूट कर भरा है। और इसलिए नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाला इमेज पलटू राम की नैरेटिव से ऊपर उठ के लोगों में एक इफेक्ट दिखाया और वोट में असर डाला। तीसरा, फ्लॉलेस अलायंस। मीडिया ने ऐसा पिक्चर क्रिएट किया कि एनडीए के अंदर डिफरेंट पार्टी में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो रहा है, वो लोग बिल्कुल यूनाइट है। लेकिन असल पिक्चर ये नहीं था। असल पिक्चर क्या था? सीट शेयरिंग के टाइम कुशवाहा ने शायरी लिख रहा था ट्विटर में, जितेंद्र राम मांझी ने कुछ और कभी कुछ और बाइट दे रहा था मीडिया को। चिराग पासवान ने 40 सीट्स पर अड़ गया था, फिर 35, फिर 30, ये सब चल रहा था। इसी के साथ आप मैनिफेस्टो के दिन भी देखिए, सिर्फ 2 मिनट रुके नेता लोग और फिर चला गया। और मैनिफेस्टो का पढ़ा भी नीतीश कुमार से नहीं, किसने? सम्राट चौधरी ने। तो आपको क्लियर एक कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा इंडिया के अंदर, लेकिन मीडिया ने इसको क्योंकि हाईलाइट नहीं बनाया तो जनता के अंदर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट गया, जो इंडिया का रिजल्ट्स में बहुत असर डाला। चौथा बड़ा फैक्टर, स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग एंड क्लियर नैरेटिव। एनडीए ने बिहार में एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग किया। 5 अलग अलग राज्य से 5 बड़ा सीएम को बिहार में लाया और उनसे कैंपेनिंग करवाया। इसके वजह से बिहार के आम इंसान अपने आप को कनेक्ट कर पाया, क्योंकि बिहार के लोग तो अभी भी जाति में बटे हुए हैं। इसी के साथ क्लियर नैरेटिव था, जैसे मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, ये सब का क्लियर नैरेटिव था ये कि अगर आरजेडी वापस आएगा तो फिर से 90s के तरह जंगल राज शुरू हो जाएगा। लेकिन ये लोग अपना बात नहीं करता था कि हमने क्या विकास किया, हमने ये किया, ये सब बात नहीं कर रहा था, सिर्फ आरजेडी के जंगल राज की बात कर रहा था और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा था, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था। फिलहाल मीडिया के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो इस जंगल राज की नैरेटिव ने बिहार के सीनियर सिटीजन्स और महिला में एक बहुत बड़ा असर डाला और वो लोग फिर से जंगल राज को याद करना शुरू कर दिया और इस डर में वो एनडीए को वोट डाल दिया। एनडीए का और एक बड़ा फैक्टर है बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ग्रास रूट लेवल पर एनडीए का डिफरेंट पार्टी का कैडर्स एंड नीतीश कुमार का स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ड्यू टू हिज 20 years एक्सपीरियंस इन बिहार सीएम चेयर। तो ये सब फैक्टर्स मिलके एनडीए को 202 सीट्स पर ले जाने के लिए काबिल नहीं है, एबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है एनडीए को जिताने में ये काफी है, लेकिन 202 में ले जाने के लिए ये इनफ नहीं है और इसीलिए इस रिजल्ट्स के आने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहा है, जिसको एनडीए ने खुद भी नकार नहीं सकता कि 202 सीट्स, इट्स सीरियसली स्टोरी। ये तो था एनडीए की जीतने के पीछे कुछ वजह, लेकिन महागठबंधन ने भी बिहार इलेक्शन 2025 के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत मेहनत किया तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और आदर्श बड़े नेता ने। तेजस्वी यादव तो 183 कैंपेन किया 17 दिन में, तो समझ सकते हो वो लोग बहुत बड़ा लेवल पर काम कर रहा था, बहुत मेहनत भी कर रहा था, लेकिन फिर भी नतीजा आप देख ही सकते हो 35 पर रुक गया। तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगा। तो वजह चलिए कुछ हम देखते हैं कि महागठबंधन की कुछ कमियां क्या क्या था। तो मैं पहला कमियां ये बोलूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं बना पाया। एज महागठबंधन के पास कोई स्ट्रॉन्ग मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, तो उन लोगों का नैरेटिव भी आम जनता तक नहीं पहुंचता इजीली।
इसलिए उनको चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग आईटी सेल बनाना, लेकिन वो लोग आईटी सेल पर काम नहीं कर रहे अभी तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अभी थोड़ी बहुत काम किया, लेकिन वो एनडीए के सामने काफ़ी नहीं है। अभी और भी काम करना पड़ेगा आईटी सेल पर। तो ये एक बड़ा कमियां था महागठबंधन की। इसके अलावा महागठबंधन की जो बड़े नेता की इमेज, जैसे कि तेजस्वी यादव, एनडीए ने उनको परिवारवाद से जोड़ दिया, और इसी के साथ आरजेडी के जो पुराना इमेज जंगल राज, इस नैरेटिव को तेजस्वी यादव ने या फिर आरजेडी पार्टी ने काउंटर नैरेटिव नहीं बना पाया। तेजस्वी यादव ने जनता तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाया कि तेजस्वी यादव आरजेडी के पुराने जंगल राज की लेगेसी नहीं कैरी कर रहा है, उनका पॉलिटिक्स अलग है। तो ये एक कमियां थी। इसी के साथ महिला में एक डर थी कि अगर आरजेडी आ गया तो फिर से शराबबंदी को हटा सकते हैं। हालांकि बिहार में अभी भी शराब मिल रहा है, लेकिन ब्लैक में। तो महिला को अट्रैक्ट करने में भी आरजेडी या महागठबंधन फेल हुआ। इसके साथ आता है दूसरे, राहुल गांधी का इमेज। राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कर्नाटक वाली, फिर बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और आदर्श महागठबंधन बड़े लीडर्स ने 13 दिन का यात्रा किया। लोग बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया उनके इस यात्रा को, खास करके यूथ्स। लेकिन उनके कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी ने अचानक साउथ अमेरिका की दौरे में चले गए। आपको पता है कि बीजेपी का आईटी सेल हमेशा तैयार रहती है कि आपका कोई एक कमियां निकल पाए और आप उनको फ्री में मौका दे रहे हो। आपका साउथ अमेरिका में विजिट करने के बाद आपके खिलाफ जो नैरेटिव चला, वो जरूर बिहार के जनता में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की आपके खिलाफ। तो राहुल गांधी जी को और भी कॉन्शियस होने पड़ेगा कि आपको कब कहाँ जाना है। आप अगर कोई साधारण एमपी होता तो आप कहाँ मर्जी, अब जहाँ मर्जी आप चले जाते, लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आपका एक विजिट का, विदेश विजिट का भी एक मायने रहता है। तो आपको भी एक थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। महागठबंधन की कुछ और कमियां में ये भी पड़ता है कि उनका ग्रास रूट लेवल स्ट्रांग नहीं है, उनका कैडर्स ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लोगों तक कनेक्ट नहीं कर पाता, बूथ लेवल पे काम नहीं कर रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए आपका ये हाल है। अगर आपका बूथ लेवल पर कनेक्शन ज़्यादा अच्छा होता, कैडर्स स्ट्रांग होता, एक्टिव होता, तो आपका नतीजा शायद कुछ और निकलता। इसका अलावा बिहार में इलेक्शन कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेटेजिस्ट ने उन्होंने भेजा, कृष्णा अल्लावरू, उनको बिहार का ब भी नहीं पता और उनको अपने बिहार का पूरा दायित्व दे दिया। तो ये भी आपका एक माइनस पॉइंट था। बात करें अगर एआईएमआईएम पार्टी की, तो एआईएमआईएम पार्टी पहले इस महागठबंधन को ऑफर किया था 6 सीट और अलायंस में जुड़ जाएंगे, लेकिन महागठबंधन ने इसको सीधा रिफ्यूज कर दिया और अपने पाँव में कुल्हाड़ा मार दिया, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बिहार का कोर मुस्लिम वोटर्स जुड़े थे। पिछली बार भी 4 से 5 सीट निकाला और इस बार भी 5 सीट निकाला, जो कि कांग्रेस के इक्वल है। तो मेरे हिसाब से शायद महागठबंधन को एआईएमआईएम पार्टी को साथ में लेना चाहिए था, और अगर आपने नहीं लिया तो आपका ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट करना था ताकि आप एआईएमआईएम पार्टी को बिहार में न्यूट्रलाइज कर सको, लेकिन आपने वो भी नहीं कर पाया। सीमांचल में आपका पूरा खेल बिगड़ के रख दिया। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने जो स्कीम के बात की कि बिहार के हर परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिलेगा, वो भी एक शायद बैकफायर कर गया आपके ऊपर, क्योंकि बिहार के जनता या फिर आप बोलिए किसी भी इंसान इंडिया की ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि हर घर एक सरकारी नौकरी हो सकता है। तो आपके इस स्कीम शायद बैकफायर कर गई। हालांकि लोगों में ये विश्वास था कि हाँ, तेजस्वी यादव
जॉब्स देंगे, क्योंकि आपने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दी थी पिछले बार जब अपने डिप्टी सीएम था। लेकिन इस बात ने कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, ये बात आपको बैकफायर कर गई। तो अगर आपको बिहार में स्ट्रांग बनना है और टिके रहना है, आपको सरकार बनाना है, तो आपको ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा, अपने बड़े नेता की इमेज ठीक करना होगा और परिवारवाद से हटके पुराने नेता के अलावा नया काबिल नेता को स्पेस देना होगा। अब आते हैं बिहार इलेक्शन में मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या रोल था। इस पूरे इलेक्शन में मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। मीडिया ने जंगल राज वर्सेस सुशासन का डिबेट को जिंदा रखा। नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठे, लेकिन मीडिया नैरेटिव ने उन्हें एक फिनिक्स की तरह प्रोजेक्ट किया, एक ऐसे नेता जो हर सिचुएशन में, हर चुनौती से वापस आ सकता है। साथ ही महिला वोटर्स की साइलेंट वेव को हाईलाइट करने में भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा, जिसने बिहार में एनडीए की फेवर में हवा बना दी। इसके अलावा वो लोग आरजेडी या महागठबंधन की नेताओं से तो डेवलपमेंट या फिर मुद्दे की बात करता, लेकिन जब भी एनडीए की कोई नेता से बात होता तो वो लोग विकास की बात नहीं करता, वो लोग सीधा लॉ एंड ऑर्डर या फिर जंगल राज की बात करने शुरू कर देता। ये सब नैरेटिव लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा इफेक्ट रखा और इस इलेक्शन को एक अलग मोड़ देने में कामयाब रहा। ये तो था मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल। इसके अलावा भी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मशीनरीज का भी रोल है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। आपको तो पता ही है, वोट चोरी से लेकर एसआईआर तक हर जगह इलेक्शन कमीशन का मौजूदगी और उनके अनाप शनाप बयान आपको याद ही होगा। और ये साबित भी करता है कि कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी का कुछ ना कुछ तो गठजोड़ है। तो इसके बारे में ज़्यादा खींचना मैं बेहतर नहीं समझ रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं इस इलेक्शन रिजल्ट की पॉलिटिकल मायने क्या क्या है। बहुत सारे पॉलिटिकल मायने हैं, जैसे कि ये साबित हो गया कि बिहार का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर है नीतीश कुमार। अभी तक बीजेपी ने पहली बार बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। एलजेपी ने एक इम्पोर्टेंट पावर बनकर दिखाई 19 सीट्स हासिल कर। ये रिजल्ट ये भी डिनोट करता है कि कांग्रेस और आरजेडी के लिए बिहार में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया, क्योंकि जनता के अंदर अभी भी जंगल राज की डर है। अभी तक वो जंगल राज की डर से बाहर नहीं आ पाए या फिर आने नहीं दिया नैरेटिव ने। इसी के साथ पीके और उसका जेएसडी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि पीके ने हर एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें 5 सीट या तो 150 सीट मिलेगा, लेकिन ना ही उन्हें 150 सीट मिला और ना तो 5, उन्हें मिला 0 सीट्स। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर नीतीश कुमार और उसके पार्टी जेडीयू को 25 सीट से ज़्यादा सीट मिले तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। तो अब देखते हैं उनका क्या स्टेप होता है, क्योंकि जेडीयू ने तो 85 सीट हासिल कर लिया। तो छोड़ते हैं, ये तो नेता की बात है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ भी हो, वोट मैनिपुलेशन या तो असली जनता का फैसला, हमें तो ये मानना पड़ेगा कि 202 सीट्स हासिल करके एनडीए ने फिर से सरकार बनाएगा बिहार में। इस जीत, एनडीए के इस जीत नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैरियर की क्लाइमैक्स हो सकता है, लेकिन आरजेडी और उसके युवा नेता तेजस्वी यादव के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है अगर वो इस हार से सही सबक ले तो। इस रिजल्ट्स के बारे में आपका क्या राय है? इस रिजल्ट्स के पीछे क्या नीतीश कुमार के सुशासन बाबू वाला इमेज दायी है, या मोदी और इलेक्शन कमीशन का मैजिक, या फिर महागठबंधन की कमजोरी? आपका ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और
इस वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।